पहला प्रश्न है, संस्था, संघ, मूल्य, माप, मानदंड, है ना, परिस्थिति की भूमिका, रोल की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो आपको बताना है कि संस्था क्या होती है, संघ क्या होता है, मूल्य क्या होते हैं, मापदंड क्या होते हैं और भूमिका की अवधारणा क्या होती है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए पढ़ते हैं। परिचय, समाजशास्त्र में मानवीय व्यवहार और सामाजिक संरचना को समझने के लिए विभिन्न मौलिक अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। देखो समाज शास्त्र है ना, मैं थाने समाज शास्त्र की बहुत छोटो कोई भी चीज ना समझने के लिए बहुत वैज्ञानिक होने की जरूरत को नहीं है। छोटी छोटी चीजें ना आप बहुत आराम से समझ सका जाए। समाज शास्त्र अया को शास्त्र जी के अंदर समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब समाज के बारे में, समाज में कौन रहे, समाज में इंसाना गिनो जाए पहले, है ना। समाज बहुत चीजों की हो सकता है। समाज तो अगर आप विज्ञान को पढ़ोगे तो समाज हर चीज का होता है। जीवों का भी समाज बनाया गया है ना, पेड़ पौधों का भी समाज है। लेकिन मुख्यतः अपन समाज शास्त्र के अंदर इंसानों का अध्ययन करते हैं। और इंसानों के अंदर अलग खूबी क्या होती है बाकी सब चीजों से, उनके अंदर भावनाएं होती हैं। समझ में आ गई, उनके अंदर भावनाएं होती है, उनके अंदर मस्तिष्क सोचने समझने की क्षमता होती है। और उसी सोचने व समझने की क्षमता से इंसान क्या करता है, अपने व्यवहार का निर्माण करता है। समझ में आ गया। कई आदमी ने कोई बात कह दो तो भैया आग तत्ता हो जाए, बावला हो जाए, लड़ाई करने तैयार हो जाए। कई आदमी ने अगर ते कोई बात कह दो तो भाई इग्नोर करके चल जाए। समझ में आ गया। कोई आदमी ने अगर कोई दो गलत बात खन की करे हो तो बस थाने एक दो सुना के चल जाएगा। कई आदमी अया कहूंगा जो आपके सामने उन्हीं अया की दो प्रेम पूर्वक बात करेंगे कि आप लोगों को व्यवहार पता चल बात भाई ही। लेकिन पांच आदमी ने हर व्यक्ति को, पांच आदमी थारा सामने खड़े, पांचों को व्यवहार करने को तरीको अलग हो। तो यही चीज समाज शास्त्र के अंदर क्या करो जाए, अध्ययन करो जाए। साथ के साथ सामाजिक संरचना को समझने के लिए विभिन्न मौलिक अवधारणाओं को भी अध्ययन किया जाता है कि समाज में जो अलग अलग चीजें पाई जाती हैं, समाज की जो संरचना स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपको समझने के लिए क्या किया जाता है, अलग अलग चीजों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मैकाइवर और पेज जैसे प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों ने स्पष्ट किया कि अवधारणाएं किसी भी समाज को संगठित, अनुशासित और सुचारू रूप से चलाने का प्रमुख आधार है। इसके अंदर देखो, अब समाज शास्त्र जय को विषय पढ़ो ना तो चाहे थे आगे कंपटीशन की भी तैयारी करोगा, जमाने टीचर की तैयारी करोगा ना, तो ये जो साइंटिस्ट का नाम है ना, मैं खरे होने घोट के पीछे हूं। चाहे दवाई बना लो थे यानी अगर नंबर ले आना, सिलेक्शन लेना टीचर की एग्जाम में तो आई आओ और कॉलेज पास करने जाना पाछे भी याद कर लो कि बढ़िया नंबर आएगा। मैकाइवर और पेज जैसे प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी समाज में संगठित, अनुशासित व सुचारू रूप से चलाने का प्रमुख आधार होता है। भाई कोई भी समाज है, अगर अपनो समाज 100 लोग एक समाज में, ठीक है, उन 50-60 लोग अगर बदमाश प्रवृत्ति का है, बदमाश प्रवृत्ति मतलब हिंसक प्रवृत्ति का है, कदे वो समाज सक्सेस को नहीं होगा, टूट जाओगे, ठीक है। बाकी का 40 छोड़ के भी चल जाएगा और ये आपस में लड़ के जाता रहेगा। अगर वही समाज के अंदर 20 हिंसक प्रवृत्ति का है, 80 आदमी एकदम ठंडा दिमाग का है, वो समाज चल जाओ, है ना। तो यही है, समाज कब संगठित होगा, अनुशासित होगा, सुचारू रूप से चलने का आधार होगा, ये उनके व्यवहार पर निर्भर करता है। और भी बहुत से आधार होते हैं। अब छोटा सा उदाहरण दो थाने में, अभी थोड़ा दिन पहले जंतर मंत्र पर प्रोटेस्ट हुए, बाद में साल 1.5 साल बाद में 2-3 साल बाद में भी अगर वीडियो देख रहे हो तो थन बेरो हो गए जंतर मंत्र पे आपके सामने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से संबंधित एक क्या हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, आंदोलन हुआ था। वो आंदोलन की क्या खूबसूरती ही, लोगों ने कोई अया नहीं खेनो पड़ रही हो कि भाई थे ना खानो लेके दो, सब आपस में पानी प्या रहा, गर्मी को मौसम हो, अभाव सब ना हवा घाल रहा है ना, लोग आप ही कचरो साफ कर रहा। जो टाबर कदे घर दूसरा पानी कौन पकड़ाओ, आदमी आपके सामने उठे कचरो साफ कर रहा, एक दूसरा की मदद कर रहा, मेडिकल हेल्प कर रहा ना। ऐसा क्यों हुआ, ये व्यवहार के कारण हुआ। तो यही है, समाज कैसे संगठित रहता है, कैसे अनुशासित रूप से व्यवहार करता है, इसी सब चीजों के बारे में आपके सामने अध्ययन किया जाता है। मुख्य भाग, प्रमुख सामाजिक अवधारणाएं की बात करें, संस्था क्या होती है। संस्था यह कार्य करने के लिए निश्चित व मान्यता प्राप्त नियमों या कार्य प्रणाली का व्यवस्थित समूह होता है। क्या होता है, प्रमुख समाजशास्त्रीय अवधारणा। संस्था क्या चीज है, यह कार्य करने के निश्चित व मान्यता प्राप्त नियमों को कार्य प्रणाली का एक व्यवस्थित समूह है। संस्था क्या है, जया की मान लो कि अपनी यूनिवर्सिटी चैंपियन नामक संस्था बना दी, हाँ, इन घना सारा टीचर पढ़ा रहे हैं, हाँ को उद्देश्य क्या है,
कॉलेज का टावरन पास करो, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उनको, जो है ना। तो वहां पर भाई अलग अलग कौन सा टीचर कैसे क्लास लेगा, कैसा ड्रेस कोड पहनेगा, कैसे शब्दों का प्रयोग करेगा, कितने बजे क्लास लेगा, नियम कायदे बनाए जाते हैं ना। आपके स्कूल में भी नियम, आपके कॉलेज में भी नियम है। तो वो सब संस्थाएं होती हैं, उसके अंदर क्या रहता है, कोई ना कोई निश्चित क्या बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। और यह कार्य प्रणाली का एक व्यवस्थित समूह होता है। कोई भी काम किया जाएगा ना, उसको एक व्यवस्थित तरीके से आपके सामने एक नियम बनाए जाते हैं। विवाह और परीक्षा प्रणाली प्रमुख उदाहरण है जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कोई भी इंसान को ब्याह करें, शादी करें, तो भाई हर जगह के आपका शादी का अलग अलग नियम हो, लेकिन आपके सामने भाई हिंदू पद्धति है ना, उसके अंदर क्या है, आपके सामने भाई एक यज्ञ टाइप करो जाओ, एक अंदर 7 फेरा ले, वो नियम है ना। वो तो हिंदुओं सब कट्ठे देखने मेरे को था, यही कट्ठे का भी हूं, है ना। तो यही आपके सामने कुछ नियम प्रणाली होगी। परीक्षा होती है, हर परीक्षा के अपने अपने नियम होते हैं। कॉलेज की परीक्षा है, स्कूल की परीक्षा वो लिखना पड़े, डिस्क्रिप्टिव पेपर में, कंपटीशन का पेपर हो, एमसीक्यू टाइप प्रश्न, है ना, माइनस मार्किंग भी होगी, हर एक नियम बनाया जाता है। अगले वाला होता है संघ। संघ क्या होता है, देखो संस्था समझ में आएगी, संस्था में क्या होगा, कोई भी काम करने का नियम बनाया जाएगा। और कार्य प्रणाली मतलब यो काम यह करना चाहिए, कोई व्यवस्थित समूह है, समझ में आ गई। लोग संस्था और संघ ने एक ही समझ ली, दोनों अलग अलग चीज हुए हैं। ये संघ क्या होता है, जब कुछ लोग एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जानबूझकर एक साथ मिलकर कोई संगठन बनाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, संघ कहा जाता है। जया की मान लो कि भाई आज क्यों हो भाई, जंतर मंतर प्रोटेस्ट की बात ले लेगा, नयो मुद्दों थारे भी अच्छा समझ में जैसी, क्यों हो भाई, जनता परेशान हो चुकी थी, बार बार पेपर लीक हो रहा, शिक्षा मंत्री आपकी जवाबदेही काम नहीं कर रहा था, तो क्यों हो, एक कोकरोच जनता पार्टी बनी भाई। उठे जो लोग उन जो परेशानियां से आपके सामने जूझ रहा, बस सब लोग एक जगह आया, तो क्यों हो, कुछ लोग एक निश्चित उद्देश्य, उनको उद्देश्य क्यों, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा तो ना, है ना। तो एक साथ मिलकर क्या करो, एक संगठन को निर्माण करो, नाम के कोकरोच जनता पार्टी कर दियो। वो के अलावा आपके सामने संघ के अलावा है। तो देखो संघ में केवल लोग इकट्ठा होंगे, संघ में क्या होगा, लोग इकट्ठा होंगे, और संस्था में क्या होगा, लोग तो होंगे, लेकिन पर लोग कहीं काम करेंगे, कौन से नियम से करेंगे, उनके बारे में बताया जाए। दोनों में अंतर हुआ है, ठीक है, जैसे कि राजनीतिक दल या व्यापारिक संगठन। अगले वाला शब्द मूल्य और मापदंड। मूल्य समाज के वे आदर्श बताते हैं जो बताते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, जबकि मापदंड में वह विशिष्ट नियम होते हैं जो समाज में लोगों को दैनिक व्यवहार में मूल्य समाज के वे व्यापक आदर्श हैं जो बताते हैं कि क्या सही है। मूल्य केवल संस्कार हुए, जैसे कि तारा छोटा टाबर, हाँ छोटो टाबर है ना, माँ पापा के सामने बोल जाओ ना, थे के करो डांट दो, अहिया कौन बोलिया करी, कदे भी आपका माता पिता का सामने उनकी बात माननी चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, धर्म से चलना चाहिए, गलत चीज नहीं करनी चाहिए। सुनेड़ी होगी थारी वे चीज, भाई मूल्य समाज में के चीज सही है, के चीज गलत है, या कौन कहलावा, भाई मूल्य कहलावा। जबकि मापदंड वे विशिष्ट नियम होते हैं जो समाज में लोगों के दैनिक व्यवहार को निर्देशित और पूरी तरीके से नियंत्रित करते हैं। मापदंड क्यों है, जया के मान लो मापदंड वह है, जया की 1 किलो चीनी लाने चल गया थी, ठीक है, कितनी 1 किलो को बाट धरियो और आगलो तोल के दे दियो, जदी थे 1 किलो का पिसा दोगा ना, है ना। अब आधी किलो को धर के तोल के देते रहे, 1 किलो पिसा दे दोगा, कौन दोगा ना। तो या तो चीज है भौतिक जीवन की, जब अपनो सामाजिक जीवन की बात हो जाना, तो लोगों ने कहीं व्यवहार करना चाहिए समाज के अंदर रहने के लिए। भाई समाज में अगर एक छोटी सी देखो, हर समाज का आपका नियम ही जहाँ थे, मान लो कि उत्तर भारत में रह रहे हो, आपने भाई मांस और मदिरा को सेवन करना लगभग लगभग निषेध ही माना जाए। देखो मांसाहार अपने पर डिपेंड करे, लेकिन लगभग अपने धर्म ग्रंथ हम इस चीज ने थोड़ा सा निषेध करेगा कि नहीं करो तो ही ठीक है ना, बाकी करे तो है जनता, कोई गलत भी कोई नहीं कोई इसी चीज की। लेकिन हम मैं अपने धर्म ग्रंथ की बात करें, बाही चीज अगर थे कोलकाता के अंदर जाओगा तो धर्म के अंदर भी जो मांस है ना, मतलब जो साउथ इंडिया है, उठे उन सब चीजों को इतना निषेध को नहीं जितना अपन उत्तर भारत में। क्यों है ऐसा, क्योंकि उठे की अर्थव्यवस्था व जलवायु है भाई आपके सामने चीज पर डिपेंडेंट है। अब साइबेरिया में चल जाओ, रशिया की जगह है साइबेरिया, उठे चल जाओ, उठे देखा तो मत तो खाओ ही को नहीं मांस, जिंदा रह जाओगे, कौन रहे इसको, क्यों कौन रहे इसको, क्योंकि इतनी ठंडी जगह है, उठे मतलब जो फल सब्जी मिलनी बहुत ही मुश्किल है, तो उठे तो तन खाना ही पड़ेगा।
समझ रहे हो ना। और आपने अगर राजस्थान में कोई आदमी, क्यों उत्तर भारत में निषेध करी गई या चीज का पीछे एक व्यवहारिक लॉजिकल ज्ञान भी दे दूं मैं थाने कि अगर मान लो राजस्थान की गर्मी पड़े, गर्मी में आदमी 1 किलो मतलब जो भी मांस खा ले, फिर मदिरा को सेवन कर ले, शरीर में इतनी गर्मी हो जाएगी आदमी भाई खत्म हो जाएगा, है ना। एक लिए निषेध करी गई है यह चीज। तो यही है कि समाज में कैसे, देखो ये चीज गलत व सही हो सकते हैं, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आपके विस्तार, ज्ञान के विस्तार के लिए बता रहा हूं। तो समाज में आपको कैसे कोई चीज करना चाहिए, कौन सी चीज गलत है सही, इसके बारे में बताया गया। परिस्थिति व भूमिका, परिस्थिति व सामाजिक वह सामाजिक पद होता है जो किसी व्यक्ति को समाज से प्राप्त होता है, चाहे कोई गांव में सरपंच बना दियो, कोई पटवारी बना दियो, वह सब पद वही है। भूमिका उस पद के अनुसार उस व्यक्ति के लिए उपेक्षित किया गया कार्य को दर्शाती है। जहां सरपंच बना दिया थारो काम के गांव को विकास करना, पटवारी बना दिया थारो काम के आपके सामने भूमि को मापन करना, गिरदवारी करनी और कोई जितना भी काम हो वह करना। ग्राम सेवक बना दिया तो वो सरपंच साहब विकास कार्य ढंग से कर रहे नहीं कर रहे, उनको मूल्यांकन करना, है ना। हर एक पद दिया जाता है, उस पद का, उस कार्य पर, उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति है उस कार्य को सही से कर रहा है नहीं कर रहा, उस पद की इज्जत कर रहा है नहीं कर रहा, वो उसको दिखाती है। ठीक है। आलोचना की बात करें, आधुनिक समाज में तेजी से बदलते मूल्यों के कारण पुरानी संस्थाओं का महत्व लगातार कम हो रहा है। भाई जो आज को समाज है उन लगातार बदलाव देखने मिल रहे हैं। इससे जो पुरानी सामाजिक जो संस्थान थी वह धीरे धीरे बहती जानी। कई बार व्यक्ति की परिस्थितियों और पुरानी वास्तविक भूमिकाओं के बीच में मानसिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। कई बार आदमी जी पोस्ट पर लगा दियो गए, खुश को नहीं, पुलिस में लाग तो को, लेकिन तनख्वाह बेचारा की 20-30 हजार रुपया कटे काम चल रहे और दिन रात की नौकरी भैया दुखी हुए, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लिए हुए, है ना। तो ये चीज देखने को मिलता है। कठोर सामाजिक मापदंड अक्सर व्यक्तित्व स्वतंत्रता की नवीन रचनात्मकता को पूरी तरीके से दबा देती है। समाज देखो जो हमारे सामाजिक नियम है कितने हजार सालों से चले आ रहे हैं ना आपके सामने। अब आज के समय कोई खदे की भाई मामा मैं तुम्हारे घर है, जो हमारे घर में जो लड़कियों पढ़ना कौन भेजू स्कूल में, चार्ल्स का क्या बात, कौन चार्ल्स का है, क्यों कौन चार्ल्स का है, क्योंकि यह बात पहले से ही जब समाज में सब कर, लेकिन समाज में धीरे धीरे बदलाव हो, लड़कियां लड़कों से बेहतर करती हैं शिक्षा में और अच्छा भी कर रही हैं, बराबर कर रही हैं, वो तो व्यक्तिगत है लेकिन सभी को शिक्षा मिल रही है। तो यही बात है कि समाज का जो कठोर मापदंड है वह आपके सामने व्यक्तित्व नवीन रचनात्मकता को पूरी तरीके से दबा देते हैं, मतलब नई विचारधारा दबा भी दी। ये सभी सामाजिक अवधारणाएं किसी व्यवस्था की पूरी तरीके से महत्वपूर्ण रीढ़ है। संस्थाएं और मापदंड जहां समाज में स्थिरता लाती हैं, मतलब कोई भी संस्थान होती हैं और जो मापदंड बनाए जाते हैं वो कोई भी समाज में एकदम अनस्टेबल करने को काम लिए, वहीं जो संघ और व्यक्तिगत भूमिकाएं समग्र सामाजिक गतिशीलता में निरंतरता और बहुत सफलतापूर्ण आगे बढ़ाती हैं। वहीं पर संघ और जो व्यक्तिगत भूमिकाएं होती है ना, वो कोई भी समाज में उन लगातार आगे बढ़ाने में काम करें। समझ में आ गया? अच्छे से पढ़ लेना भाई एक एक प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है, विवाह की परिभाषा दीजिए, उसके कार्यों की व्याख्या कीजिए, विवाह के विभिन्न स्वरूप, एक विवाह, बहुविवाह, समूह विवाह का वर्णन कीजिए। तो विवाह कितना प्रकार का है, विवाह पहले परिभाषा देगा, एकल विवाह की वह, द्विविवाह की वह, बहुविवाह की वह, समूह विवाह के बारे में पढ़ाना। चलिए परिचय। विवाह एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है जो दो व्यक्तियों के बीच में यौन संबंधों और सामाजिक स्वीकृति प्रदान करती है कि दो आदमी आपके सामने एक फिजिकल इंटीमेसी कर सकते हैं। इसकी क्या देते हैं आपके सामने, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। एक इंसान की जरूरत है, यह भी चीज भौतिक एक जरूरत है हर मनुष्य की, सिर्फ यह मनुष्य में को नहीं, पूरी सृष्टि के अंदर जितना भी जीव जंतु है वह अपनी जो वंश न आगे बढ़ाने के लिए हम सब चीजों को प्रयोग करे जाए, जैविक चीज है। इस चीज ने, यह चीज अवैध नहीं हुआ, एक सामाजिकता रहे, इसके लिए आपके सामने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट विवाह को नाम दिए गए हैं। समाजशास्त्री होबेल के अनुसार विवाह परिवार की स्थापना करने और बच्चे का पालन पोषण करने का एक वेद व सामाजिक तरीका है। इसमें जो समाजशास्त्री होबेल ने क्या कहा कि विवाह है ना, परिवार की स्थापना करी जा, जो अपना घर परिवार है उसकी स्थापना है, और ये बच्चा की कहीं का बारे में बेरोर है, और जो उसका पालन पोषण है वो कौन करेगा इसके बारे में पता रहे, इसका एक वेद व सामाजिक तरीका भी होता है। विवाह के प्रमुख कार्य जैविक और मनोवैज्ञानिक,
ये यौन इच्छाओं को उचित व सुरक्षित संतुष्टि देता तथा पति पत्नी एक दूसरे का गहरा भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है। सबसे पहले विवाह को तो काम यही हुआ कि जैविक और मनोवैज्ञानिक समझ। सबसे पहले भाई मैं थानिया ही बताई कि यह एक मनुष्य की जैविक जरूरत है, उस जैविक जरूरत ने आपके सामने पूरा करे है एक वैध तरीका से। ये पता रहे कि भाई समाज में कौन व्यक्ति आपके सामने की के साथ है। साथ के साथ सिर्फ इसका उद्देश्य यहीं तक नहीं होता है, साथ रही जीवन में कोई उतार चढ़ाव है, जीवन में आपके सामने कोई भी व्यक्ति है अलग अलग दौर से गुजरना पड़े, कदे जीवन में सफलता है, कदे असफलता देखने मिले, कदे गरीबी से गुजर, अलग अलग परिस्थितियों में आपके सामने एक मनुष्य ने एक आदमी को सहारों की जरूरत है वो भी मिल जाए है। अगला बिंदु होता है सामाजिक और आर्थिक। यह बच्चों को वैध संतान का दर्जा दिलाता है तथा श्रम विभाजन के माध्यम से परिवार की सभी आर्थिक आवश्यकताओं को भी सुनिश्चित करता है। साथ के साथ जो बच्चे होते हैं भाई उनको भी ये पता चलता है कि आपके माता पिता ये हैं, ठीक है। अब छोटो बच्चा हो भाई, वो छोटो पैदा होता है थोड़ी कमाने लग जाओ तो का माता पिता को लालन पालन करिए। फिर जब वह उनका माता पिता बूढ़ा बुजुर्ग हो जाए, जब उन्हें पैसा की जरूरत पड़े, तब बच्चा बड़ा हो जाए, तब वह उनको लालन पालन करिए। तो इस तरीके से जो परिवार होता है वो समाज को भी आगे बढ़ाता है ना, और आपके सामने सबकी अपनी अपनी आर्थिक जरूरतों को समय के हिसाब से कैसे पूरा किया जाए इसका भी ध्यान रखता है। अब विवाह का स्वरूप अनेक होते हैं, सिर्फ एक प्रकार का ही नहीं होता है। सबसे पहले बात करें एकल विवाह की। एक समय में एक पुरुष और एक स्त्री का विवाह ये एक सभ्य समाज का सबसे आदर्श व सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप। आम समाज जो अपना सामान्य समाज हुई ना, उठे यही चीज देखने मिले है जटे एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में आपके सामने विवाह कर दिया जा, है ना, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा देश हो, लगभग देशा के अंदर यह व्यवस्था देखने मिले है। अगला होता है बहुविवाह। इसमें एक व्यक्ति के एक से अधिक जीवन साथी रख सकते हैं, जिसके दो स्वरूप होते हैं। भाई आपके सामने अलग अलग प्रकार की जनजाति में यह चीज उठे देखने मिले, जटे की जनसंख्या सीमित है और जटे जनसंख्या प्रसार करने की जरूरत पड़े, उठे इस प्रकार का नियम कायदा है वह प्रयोग करे चाहिए। सबसे पहले होता है बहुपत्नी। एक व्यक्ति के एक से अधिक जीवन साथी रखता है। जब पन्या का टाइम राजा महाराजा पढ़ो थे आपके सामने, है ना, तो उठे के एक राजा को अनेक पत्नी हुआ करती, तो उनके एक अलग है पोलीगेमी कहलाता है। बहुपति विवाह एक स्त्री कई पुरुष जैसे टोडा जनजाति। एक टोडा जनजाति होती है जहां पर आपके सामने स्त्रियों की जनसंख्या कम है भाई, इसलिए एक स्त्री के कई पति होते हैं। यह चीज थाने बहुत अव्यवहारिक लाज का चीज, लेकिन देखो जैसा समाज होता है, जैसी सामाजिकता होती है, वो उसकी भूगोलिक परिस्थितियां बहुत सी चीजों पर निर्भर करती हैं, तो उसी हिसाब से वो नियम बनाए जाते हैं। समूह विवाह, इसमें पुरुषों का एक समूह स्त्रियों को एक समूह से विवाह करते हैं। प्रथा विश्व में लगभग पूरी तरीके से आपके सामने समाप्त हो चुकी है। ये पहले आया कर तो कि 10 आदमी 10 स्त्री 10 पुरुष आपस में विवाह कर लेता, उनका आपस में जैसा संबंध रखना चाहे रख सकता था, लेकिन आजकल ऐ की व्यवस्था बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, बाकी व्यवस्था फिर भी चल रहा है। आलोचना, आधुनिक युग में बहु विवाह प्रथा में महिलाओं के बुनियादी मानव अधिकारों को घोर उल्लंघन के रूप में देखा गया है। आपके सामने आज के समय में भी अगर कोई ऐसी व्यवस्था है जहां पर आपके सामने एक पुरुष के अनेक स्त्रियां से विवाह होता है, तो यह उनके आपके सामने भाई सभी को बराबरी का हिस्सा मिल पाए, सभी पत्नियों को, ऐसा जरूर नहीं होता, तो ये उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन के रूप में भी इसको देखा जाता है। विवाह के प्रारंभिक कार्यों में भारी बदलाव आया है। लोग अब धार्मिक संस्कार से अधिक इसे कानूनी समझौता मिलते हैं। पहले भाई लोगों की विवाह के प्रति सोच अलग हुआ करती, क्या करते हो, पहले लोग शादी ने एक बहुत ही पारंपरिक, एक बहुत ही पवित्र चीज माना करता। आजकल लोगों की भाई सोच है वह थोड़ी अलग होगी है आपके सामने। तो यही है जो समाज होता है उसमें जो लोगों का सोचने का जो तरीका है वो आपके सामने पूरी तरीके से आ गया है। अब लोग कानूनी में तो इसको ज्यादा देने लगे हैं, पहले जय की बात हो नहीं रही। अब विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवार पूरे समाज को जोड़ने वाली एक पवित्र व महत्वपूर्ण क्रिया ये है। विवाह का अर्थ यह नहीं कि दो व्यक्तियों के बीच में आपके सामने मिलन होगा, दो लोग मिलगा विवाह हो, नहीं, उठे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दो परिवार और पूरे समाज को जोड़ने का एक पवित्र कड़ी भी, एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है जिन दो परिवार जुड़े। अब भाई एक तो लड़का को पक्ष लड़की को पक्ष दोनों आपस में मिल रहे हैं, है ना, साथ के साथ दो अलग अलग समाजा का लोग मिल रहे हैं, तो हर कोई आपका दो गांव का लोग, दो समाजा का लोग आपस में मिल रहे हैं। इसका स्वरूप समय और संस्कृति के साथ लगातार बदल रहे हैं, फिर भी इसका सामाजिक महत्व क्या होता है, असीमित होता है। समय के साथ सब कुछ बदलाव देखने मिल रहे हैं। समय के साथ आपके सामने प्रेम विवाह जैसी चीजें, दूसरी जाति में विवाह जैसी चीजें भी समय के साथ आपके सामने बढ़ रही हैं।
चलिए अगले वाला बिंदु है, परिवार की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रमुख कार्यों के बारे में अध्ययन कीजिए। तो परिवार क्या होता है उसकी परिभाषा देनी है तथा इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं इसके बारे में भी वर्णन करना है। परिचय की बात करें, परिवार समाज की सबसे छोटी प्राथमिक मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी। चलिए परिवार समाज की सबसे छोटी प्राथमिक और मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। अगर अपन बात करें परिवार क्या होता है, परिवार भाई आपके सामने समाज देखा है ना, समाज में गांव हुआ, अपने गांव में अलग अलग प्रकार का चाहे जाति का आधार पर चाहे धर्म का आधार पर क्या कई आधार पर थे, मान लो अलग अलग प्रकार का समाज अब देखने मिला है। तो उस समाज को निर्माण क्यों हुआ है, परिवार से हुआ जी। परिवार के अंदर भाई आपका सामने माँ बाप ही, उनका बेटा ही, दादा दादी ही, बहन है, ठीक है। यही परिभाषा लिखनी, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे प्राथमिक और मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। जो मनुष्य का जो जीवन होता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण इकाइयों में से एक होती है। मैकाइवर के अनुसार परिवार यौन संबंधों पर आधारित एक ऐसी स्थायी समूह होता है जो बच्चों के जन्म और उनके उचित लालन पालन की व्यवस्था करता है। आपके सामने ये मैकाइवर को या जो लाइन बताई है ना, इन्हें रट लियो अच्छे से और इन्हें ना काला पेन से लिखाई। मैकाइवर ने क्या कहा, परिवार यौन संबंधों पर आधारित एक ऐसी स्थायी समूह होता है। क्या होता है, मैकाइवर ने यही माना जो परिवार हो है ना, वह आपके सामने जो मनुष्य भाई जिनका माता पिता कौन होगा, उन माता पिता से आपके सामने जो जन्म लिया बच्चा कौन होगा, उनका बच्चा कौन होगा। तो ये आपके सामने के एक स्थायी है, को समूह है जो जन्म और उचित पालन, जिनको जन्म भाई उनका माता पिता का द्वारा और उनको लालन पालन भी उनके द्वारा करे जागे की पूरी व्यवस्था देखने मिले है। समझ में आ गई भाई, जो माता पिता होंगे उन बच्चा को लालन पालन है वह करेंगे। चलिए पहला होता है परिवार के जैविक और मनोवैज्ञानिक कार्य। जो पहला होता है परिवार का जो जैविक कार्य होते हैं और मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है भाई। सबसे पहले यौन इच्छाओं की पूर्ति, परिवार स्त्री और पुरुष की यौन इच्छाओं को समाज द्वारा स्वीकृति और सुरक्षित तरीके से पूर्ण करने का कार्य करता है। तो भाई बताऊं कि हर मनुष्य की एक जैविक इच्छा है, वो जैविक इच्छा ने पूर्ति करने के लिए आपके सामने एक समाज के द्वारा स्वीकृति दी जाए, ठीक है, और आपके सामने एक पूरा व्यवस्था बनाई गई। संतान उत्पत्ति व लालन पालन, मानव शिशु लंबे समय तक ऐसा ही रहता है भाई। एक बच्चों जन्म ले 5-7 साल तक तो हम समझ ही नहीं रहे कोई चीज की, है ना, कि भाई आपके सामने 2-3 साल तो खान पीन को ही रहे बच्चा ने। तो यही चीज आपके सामने लंबे समय तक वो अपने जीवन में खुद के फैसले लेने के लिए खुद का ध्यान रखने योग्य नहीं रहता है, ठीक है। जिसमें जो छोटा बच्चा होता है, शिशु को कैसे भोजन करना चाहिए, उसका आश्रय कौन होगा, सुरक्षा और आवश्यक प्यार प्रदान करके उसे जीवित रखता है। क्या कहता है, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको सही मात्रा में भोजन मिले, सही मात्रा में उसको आश्रय मिले और सुरक्षा व आवश्यक प्यार भी प्रदान किया जाए, यही चीज उसको क्या रखती है, जीवित रखती है। अगला वाला बिंदु है परिवार और सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य। समाजीकरण का विघटन, परिवार बच्चे को प्रथम पाठशाला है। क्या होता है, जो परिवार होता है ना, वो बच्चा है उसकी क्या सबसे पहली पाठशाला होता है। माता पिता है ना, माता पिता जो माता पिता को ध्यान कौन रखा है, माता पिता को ध्यान टाबर रखे उनको, और टाबरा को ध्यान कौन रखा है, उनको माँ बाप रखा है। तो यही है। और जो माता पिता भाई थे, टाबर पढ़म था कौन था, सबसे पहले ज्ञान दियो कि यो काम करना चाहिए, यो नहीं करना चाहिए, है ना, कहीं रहना चाहिए, कहीं खाना चाहिए, कहीं बाल बाना चाहिए, कहीं नहाना चाहिए, कहीं रहना चाहिए, कहीं सामने से बोल चाल करनी चाहिए। कौन सिखाई भाई, तारा माता पिता सिखाई होगी। तो यही चीज है। और यह लाइन काफी बार भी सुनी होगी थे कि परिवार है ना, वो सबसे पहले घर है, वो सबसे पहले कोई भी बच्चा की पाठशाला, सबसे पहले उठवी ज्ञान मिले। यदि बच्चा भाषा, समाज के नियम, उचित मूल्य और उचित व्यवहार और अपनी संस्कृति को सीखता है, सबसे पहले कोई भी टापर हो ना, वो आपका परिवार में सारी चीज सीखता है। चाहे कोई परिवार का नियम होगा, चाहे आपके सामने कहीं दूसरा लोगों से व्यवहार करना चाहिए, अपनी संस्कृति के वह, धर्म की वह, धार्मिक चीज कहीं करा करें, बस सब चीज अपने परिवार से सीखें। अगला बिंदु है परिस्थितियों निर्धारण। एक बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है उसे स्वतः ही उस परिवार के धर्म, जाति व सामाजिक पद आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो भाई थे धर्म, जी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म था है, सिख है, तो थे कोई मोल थोड़ी लेके जय जन्म लिया जी धर्म है वो कहे थे अपने आप होगा, ठीक है। मेरे कहने को अर्थ है कि मतलब धर्म है वो कोई भी इंसान ने वैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती है भाई। परिवार है वो जिस जन्म में बच्चा जन्म लेता है उसी का हो जाता है, उसी जाति में जन्म ले लेता है और उसी सामाजिक जो पद होते हैं वो भी उसको प्राप्त हो जाते हैं।
परिवार के आर्थिक कार्य श्रम विभाजन, परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके बीच में उम्र व लिंग के आधार पर कार्यों का उचित विभाजन होता है। क्या होता है आपके सामने, जैसे कि भाई छोटा बच्चा होगा, उसका काम क्या होता है, उनको कोई काम को नहीं, खेलन कूदन को रहे बढ़िया काम। फिर वो थोड़ा बड़ो जा ना पढ़ाई करने लग जाए, घर का छोटा मोटा काम होगा, जा कोई आपके शहर में रहे तो एक सब्जी ले देना हो, है ना, घर को सामान लेके आना हो, छोटा मोटा काम आपके सामने घर को काम करोगे। माता पिता को काम के, भाई माँ अगर हाउस वाइफ है तो घर को काम देखेगी, बाहर में अगर कोई जॉब करे तो जॉब करेगी, ठीक है। पिताजी को काम किया घर का जो पिस्सा को मेन कमाई को साधन लगभग हम वही रहे, है ना, और उसका बाद में आपका सामने घर गृहस्थी से बाहर का काम वही देखेंगे। माता को काम क्यों है, घर का सारा रुपया की व्यवस्था करने को, है ना। दादा दादी को काम क्यों है, आपका पोता पोती के साथ थोड़ी क्या कर ली, उन्हें लाड प्यार कर ली, उन्हें राख ली। अगर कोई जानवर कोई भाई अगर पशुपालन करें तो उनको ध्यान रख ली, खेती बाड़ी कर ली। तो हर व्यक्ति का, हर समाज के अंदर उनकी उम्र और उनके आपके सामने किस वो लिंग से संबंधित, उससे संबंधित उनका काम होता है, जिससे परिवार की जो अर्थव्यवस्था सुचारू और प्रभावी ढंग से चलती रहती है। जिससे क्या होता है, जो परिवार होता है ना, उसकी जो अर्थव्यवस्था होती है वो बहुत ही सही ढंग से और सही अच्छे से चलती है। आलोचना की बात करें, मार्क्सवादी विचारकों का मानना है पारंपरिक व्यवस्था समाज पूंजीवाद व असमानता और संपत्ति का संचय को बढ़ावा देती है। भाई सीधी सीधी बात है, मार्क्सवाद ये क्या करता है, भाई अपने गांव में देख लो, तारे आसपास देख लो, माता पिता के सोचें कि भाई ज्यादा से ज्यादा पैसों बचाना है ताकि अपना जो बच्चा है वह खुश रहे आगे जाके, यही समझता नहीं भी देवे। तो यही होता है, यही बात कार्ल मार्क्स कहते हैं, जो पूंजीवाद के घोर विरोधी, उनका ये कहना है कि जो पूंजीवाद है ना, जो पारिवारिक जो संस्थाएं पूंजीवाद में बनाने को काम दे रहे हैं। अगले वाला बिंदु है, आधुनिक राज्य द्वारा शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं देने से परिवार की कुछ मूल सामाजिक व आर्थिक कार्य बहुत तेजी से कम हुए हैं। साथ के साथ आज के समय की वह सरकारी स्कूलों में टाबर मुफ्त में पढ़ सके हैं, है ना, आंगनबाड़ी जैसी जो आपके सामने स्वास्थ्य सुविधाएं भी देखने को मिलती हैं। जिससे क्या होता है, जो समाज में जो लोगों को पल्ला काम होता है ना, वो बहुत बदल गए और आर्थिक रूप से भी जरूरतें बढ़ गई है ना। निष्कर्ष, यद्यपि आधुनिक युग में राज्य और बाहरी संस्थाओं ने परिवारों के कुछ कार्य अपने हाथों में ले लिए, पहले सारा का सारा काम की क्या करता, माता पिता या करता, लेकिन आजकल जरूरी क्यों नहीं भाई, छोटो टाबर हुआ है, देख रेख नहीं करने वाला है, घर तो आपके सामने क्या करें, केयर टेकर रख ली, जो को ध्यान रख ले, और ना यह सब चीजें। तो यही है, बाहर बाकी के काम किसने, राज्य और बाहरी जो संस्था है उसने ले लिया। फिर भी व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक विकास के परिवार की भूमिका सर्वोपरि। फिर भी आपके सामने कोई भी आदमी है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, सामाजिक विकास के लिए परिवार बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पीडीएफ को से जाके डाउनलोड हुआ कर सकते हैं। अगले वाला, नातेदारी की परिभाषा दीजिए तथा इसके विभिन्न रूपों को की व्याख्या कीजिए। क्या करना है, जो नातेदारी क्या होती है उसके बारे में बताना है और इसके अलग अलग प्रकार के होते हैं उसके बारे में व्याख्या देनी है। समाज शास्त्र में नातेदारी उन सभी सामाजिक संबंधों का एक अत्यंत व्यवस्थित नेटवर्क होता है। क्या होता है, समाज में अगर अपन बात करें, जो नातेदारी होती है वो रिश्तेदारियों को बोला जाता है। नातेदारी किसको बोला जाता है, जो अपने रिश्तेदार होते हैं ना, उनको बोला जाता है। उनके साथ आपके सामने क्या होती है, एक बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित संस्था होती है, जो रक्त और विवाह के आधार पे बने रहते हैं। रिश्तेदारी के, जैसे मान लो कि थारा दादा दादी है ना, थारी बुआ है, तो थारा आपके सामने पिताजी हैं, उनकी सिस्टर है ना, तो होगी तो थारा दादा दादी को भाई ब्लड रिलेशन ही तो रिश्तेदारी क्या होती है, हमारे रक्त के हिसाब से क्या तो ब्लड रिलेशन होते हैं, या फिर शादी विवाह के आधार पे पूरे रिश्ते हैं वो बनते हैं। ठीक है, अगला बिंदु AR रेड क्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो समाज के सामाजिक प्रणाली है, जो व्यक्तियों के विशिष्ट संबंधों के एक सदृढ़ ढांचे को बांध कर रखती है, जिससे समाज की व्यवस्था बनी रहती है। क्या है, जो नातेदारी है ना, कौन सी व्यवस्था, जो नातेदारी की, रिश्तेदारी एक ऐसा की समाज में व्यवस्था है जो व्यक्ति का जो विशिष्ट रिश्ता, जो उसका आस पास का जो रिश्ता है ना, उन्हें एक अच्छे से बांध के रखने को काम रहे उन सब रिश्ता ने एकदम सदृढ़ व मजबूती के साथ बांध के रखती है, और जिससे समाज की जो व्यवस्था है वो वैसी की वैसी बनी रहती है। नातेदारी के प्रमुख प्रकार कौन से होते हैं, सबसे पहले होते हैं रक्त संबंधी नातेदारी, मतलब ब्लड रिलेशन वाली। यह वह नातेदारी होती है जो एक ही पूर्वज व समान रक्त पर आधारित होती है। वह रक्त संबंधित नातेदारी की, वह रक्त संबंधित नातेदारी वो है जो एक ही पूर्वज
एक ही आपका सामने जो पूर्वज जो है उनको समान रक्त, मतलब उनकी जो ब्लड रिलेशन, सीधी सीधी बात है, थारा बुआ होगा, थारा काका ताऊ होगा, ये सब चीजें ऊपर अगर उनकी चैन ऊपर देखोगा तो भाई एक ही कोई ब्लड उनको को थारो दादो एक होगो, है ना, दादो एक होगो, या कुछ आपके सामने देखने मिला है, मतलब उनको खून रक्त है वो आपके सामने एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है। इसमें माता पिता और भाई बहन जैसे प्राथमिक रिश्ते शामिल होते हैं। आपके सामने रक्त संबंधित नातेदारी का सबसे छोटा स्वरूप क्या है, माता पिता, ठीक है, माता पिता का 2 बच्चा होगा, है ना, एक भाण और भाई, ठीक है, फिर उनका बच्चा होगा तो एक तो थारी फिर आगे जाके बुआ बन जाएगी, है ना, उनका थे था बा, अब अच्छा तारी बुआ का भी बालक हो जाएगा, वह थारा रिश्ता बन जाएगा। तो अया जाके आपके सामने क्या है, इन सबसे छोटा स्वरूप माता पिता और भाई बहन को ही देखने मिला है। यह जैविक होने के साथ साथ सामाजिक स्वीकृति को भी बहुत गहराई से निर्भर करता है। क्या करता है, यह आपके सामने जैविक होने के साथ साथ सामाजिक स्वीकृति ने भी बहुत गहराई से क्या करा, आपके सामने बनाने को काम करे। विवाह संबंधित नातेदारी, यह नातेदारी विवाह के उपरांत अस्तित्व में आती है। क्या होती है, आपके सामने विवाह संबंधित जो नातेदारी होती है यह आपके सामने शादी विवाह के बाद में आपके सामने अस्तित्व में देखने को मिलती है। जब जो 2 अजनबी परिवारों को जोड़ते हैं उसमें पति पत्नी, सास ससुर व जीजा साला जैसे रिश्ते शामिल होते हैं। इसमें क्या है, 2 अलग अलग अजनबी हुए वापस में जोड़ने का काम करिए, जिनसे कोई पति पत्नी हो। विवाह से भाई जो थारी मदर है, थारा फादर है, टापर खाना थोड़ी एक दूसरा जानता, ब्याह है बाद में तो जान लगे, ठीक है, सास ससुर थारो नानो है, थारो दादो है, वापस में पहले थोड़ी जानता, ब्याह होने के बाद में तो जानने लगे, शादी होने के बाद में। तो जो विवाह संबंधित रिश्ते होते हैं ना, ये 2 अनजान और लोगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। चाहे इसमें जीजा साला हो गया, ये सब रिश्ते वो होते हैं जो आपके अनजान होते हैं, जो लोग अनजान होते हैं, और फिर आपके सामने विवाह के माध्यम से आपके रिश्ते बनते हैं, ठीक है। पहले हुए रक्त संबंधित रिश्ता, जो थारा खून का रिश्ता बोले जाए, दूसरा विवाह के माध्यम से रिश्ता बने। रिश्ता 2 ही प्रकार से बने, जिसका रक्त का संबंध बिल्कुल भी नहीं होता। इन हर रिश्ता में ब्लड रिलेशन को देखना मिला। पॉइंट है नातेदारी की श्रेणियां, जो आपके सामने जो नातेदारी होती है उसकी क्या क्या श्रेणी होती है। पहले थी प्राथमिक, जिनसे हमारा सीधा संपर्क होता है। जो नातेदारियां होती हैं उनसे उनकी अलग अलग श्रेणियां होती है। प्राथमिक होती है जिनसे हमारा सीधा संपर्क देखने को मिलता है, जैसे पिता पुत्र पति पत्नी। क्या कौन कौन से देखने को मिलते हैं, जहाँ को बाप बेटों को और पति व पत्नी देखने मिले हैं। समाज शास्त्र की कुल 8 माने गए। समाज शास्त्र में जो प्राथमिक रिश्ता है, जिम आपके सामने जो सबसे छोटी इकाई बताई ना, जिम पति पिता पुत्र होगो, पति पत्नी होगा, ये आपके सामने दादो बाप बेटो होगो, यहाँ का कुछ आपके सामने समाज शास्त्र में 8 प्राथमिक रिश्ता आपस में बताया गया है। द्वितीयक रिश्ता, जो प्राथमिक रिश्तेदारों के प्राथमिक रिश्ते होते हैं, जैसे चाचो, जैसे थारो पापा है, पापा को भाई चाचो है, वो अब थारो पापा है ना, अब पापा को भाई क्या लगे, थारो चाचो लगे। तो ऐसा के जो प्राथमिक रिश्तों के भी जो रिश्ते होते हैं ना, है ना, प्राथमिक रिश्ते होते हैं, वो द्वितीयक कहलाते हैं। समझना, तो बहुत लंबी नहीं, काका ताऊ चाचा, है ना, ये सब रिश्ता आपके सामने द्वितीयक कहलावा है। इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 33 मानी गई। इनको अच्छे से रख लेना भाई। प्राथमिक रिश्तों की संख्या 8, द्वितीयक रिश्तों की संख्या 33 मानी जाती है। तृतीयक, जो द्वितीय के प्राथमिक रिश्तेदार होते हैं, जैसे मेरा भाई, इनकी कुल संख्या 151 मानी जाती है। आपके सामने टर्सरी कौन हुआ है, जो द्वितीयक के प्राथमिक रिश्तेदार होते हैं, जो आपके सामने जो द्वितीयक रिश्ते हुए ना, उनका आपके सामने प्राथमिक रिश्तेदारी हुए हैं, जिनकी संख्या कुल कितनी मानी जाए, 151 मानी जाए। आलोचक, आधुनिक व नगरीय जीवन शैली ने दूर के नातेदारी संबंधों को लगभग पूरी तरीके से अर्थहीन कमजोर बना दिया। आजकल भैया लोगन पैसा से ज्यादा मतलब अपने रिश्ता देखा करता है ना, अपने आदमी की वैल्यू होती है, लेकिन समय बदल गो, आज के समय की वैल्यू है, पैसा ही तो आदमी की वैल्यू नहीं, क्या की वैल्यू बनी। कई बार नातेदारी के कड़े नियम व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारी बाधा डालते हैं। क्या होते हैं, कई बार जो रिश्तेदारी होती है ना, वो आपके सामने भाई कोई इंसान स्वतंत्र फैसला लेना चाहो, चाहे पढ़ाई करना चाहो, तार घर का भाई कोई IAS की तैयारी के लिए थे, मेरे दिमाग में चला मैं तो पेंटिंग करूंगा, तो थाने घर का कह रहे वो था लोगो चाचा छोरो देख लाख को कलेक्टर बन गो, आई डॉक्टर बन गो, और तो ये सब चीजें भी देखने को मिलती है। जो रिश्तेदारी के जो नियम होते हैं वो काफी बार आपकी खुद की स्वतंत्र फैसले लेने में बाधा भी बनते हैं, खास करके विशेषकर विवाह के मामले में।
भाई जो विवाह करें तब आपके सामने आपके जो गोत्र होते हैं उसमें एक दो गोत्र छोड़े जाते हैं भाई, आपके सामने आप सेम जाति में नहीं कर सकते विवाह, यही चीजें होती हैं। नातेदारी समाज की बहुत ही अत्यंत मूलभूत और शक्तिशाली संरचना है। रिश्तेदारी समाज की सबसे जरूरी और सबसे शक्तिशाली संरचना मानी जाए। यद्यपि आधुनिक समाज में प्रारंभिक महत्व थोड़ा कम हुआ है, लेकिन समय के बदलाव के साथ इन थोड़ा महत्व कम देखने मिले, फिर भी संकट के समय मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करने का काम भी करती है। तो ये तो पूरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।